हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम लोगों को करना है थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में थोड़ा नेट प्रॉब्लम होने के कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ, तो लास्ट वाला पोर्शन जहाँ पे नेट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, मैं वहीं से आज कंटिन्यू करूँगा बेटा। लास्ट लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, कितने अलग अलग तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, किसी सिस्टम की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें हम लोगों ने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को भी पढ़ा। फिर हम लोग स्टेट फंक्शंस पढ़ रहे थे। स्टेट फंक्शंस बच्चों वो फंक्शंस होते हैं या वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर करंट स्टेट तक किस पाथ से आए हो। एक्चुअल में वो करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। यदि मुझे स्टेट फंक्शन में चेंज पता करना हो तो मुझे सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पता होने चाहिए। मुझे ये नहीं मालूम, ये जरूरी नहीं है कि इनिशियल से फाइनल कैसे गए ये पता हो, है ना बेटा। ये चीज आपको जरूरत नहीं है जानने की अगर आप स्टेट फंक्शन में चेंज पता कर रहे हो। सो वहीं से कंटिन्यू करते, क्योंकि वहां से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था, आगे की चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद स्टेट फंक्शंस। अब जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था कि स्टेट फंक्शंस जो होंगे वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस या वो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम होती हैं जो पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसा कि मैंने फिजिक्स के लिए एग्जांपल दिया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है और जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट और डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है, जबकि डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है। वैसे ही बच्चे स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शंस। Path independent functions. Now those functions or those variables which only depend on the current state of the system. और यदि आपको चेंज पता करना हो किसी स्टेट फंक्शन में, अगर आपको स्टेट फंक्शन में कोई चेंज पता करना हो, लेट x इज अ स्टेट फंक्शन, लेट x इज अ स्टेट फंक्शन। अगर x एक स्टेट फंक्शन है और मुझे चेंज इन x पता करना है, डेल्टा x, तो मुझे चाहिए x फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। क्या चाहिए बेटा? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, अगर मुझे चेंज पता करना है तो, अगर स्टेट फंक्शन है तो। और अगर स्टेट फंक्शन नहीं है तो आप सिर्फ इनिशियल और फाइनल से संतुष्ट नहीं हो जाओगे, आप एक क्वेश्चन और पूछोगे, और वो ये कि इनिशियल से फाइनल हम किस प्रोसेस से गए, what was the path adopted in going from initial to final। क्यों? क्योंकि पाथ डिपेंडेंट फंक्शन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करेंगे, आप किस तरीके से गए थे इस बात पे भी डिपेंड करते हैं, राइट। सो ये पाथ इंडिपेंडेंट है तो यहां तो पाथ की जरूरत नहीं है। और अगर बच्चे कोई साइक्लिक प्रोसेस है बेटा, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जिनका इनिशियल और फाइनल सेम होता है, मतलब जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आके एंड करते हैं। तो अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन स्टेट फंक्शन साइक्लिक इंटीग्रल dx इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द वे we prove that a particular function is a state function। ये वो तरीका है बेटा जिससे हम ये बोल सकते हैं कि x एक स्टेट फंक्शन है। कैसे? अगर साइक्लिक पाथ के अलोंग इंटीग्रल ऑफ dx इज 0, इसका मतलब है एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन स्टेट फंक्शन कितना होना चाहिए? 0। और वो समझ में भी आता है। क्यों? क्योंकि आप जहां से स्टार्ट किए थे फाइनल भी वहीं पे आ गए। मैंने आपसे बोला डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले लो, यदि आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर सेम रखते हो तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आती है 0। क्यों? क्योंकि कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वैसे ही बेटा अगर चेंज इन स्टेट फंक्शन में पता करना चाहूं और मेरा इनिशियल और फाइनल सेम है, अगर साइक्लिक पाथ है, तो उसके लिए चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या होगा? 0। कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखे थे स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स बेटा। अगर मैं बात करूं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एटसेट्रा, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्टेट फंक्शंस। लास्ट क्लास देखिएगा अगर आपने मिस कर दी है तो, पिछली वाली क्लास लेक्चर नंबर 1। एक चीज और, देयर इज अ कन्वेंशन कि हम लोग जो स्टेट फंक्शंस हैं उनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री में ये कन्वेंशन है, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने एक प्रोसेस किया, सपोज मैंने एक प्रोसेस किया जिसको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व पे कुछ मैं इस प्रकार से शो कर सकता हूं, इस टाइप का मैंने एक प्रोसेस किया, इस टाइप का मैंने एक प्रोसेस किया बेटा। दिस वाज 1 2 3 एंड वी केम बैक टू 1, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस। अगर मैं आपसे पूछता हूं
कि चेंज इन एंथैल्पी इस प्रोसेस के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए चेंज इन एंथैल्पी, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए अगर मैं आपसे चेंज इन एंथैल्पी पूछूं तो बच्चे आप कितना बताओगे, कितना बताएंगे? एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। सो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या कोई चेंज इन एंथैल्पी होगी? नहीं, क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है। आप यहां से शुरू किए वहीं पे आ गए, सो देयर इज नो नेट चेंज। डेल्टा एच इज 0 बिकॉज एच इज अ स्टेट फंक्शन, है ना बेटा। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम ये बता सकते हैं x इज अ स्टेट फंक्शन। सो इफ दिस इज ट्रू देन वी मे से दैट x इज अ स्टेट फंक्शन। x एक स्टेट फंक्शन है, ऐसा हम बोल सकते हैं यदि ऐसा है तो, ठीक है। अब ये तो एक तरीका हो गया मैथमेटिकल जिससे आप प्रूव कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन या वेरिएबल स्टेट फंक्शन है। कोई दूसरा तरीका आप जिससे हम ये भी प्रूव कर पाए मैथमेटिकली कि यह पर्टिकुलर फंक्शन स्टेट फंक्शन है, तो एक और तरीका है, लेकिन उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मैथमेटिक्स ऑफ चेंज। मैथमेटिक्स ऑफ चेंज ये क्या होता है? सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं, यहां थोड़ा डाइवर्जन है बेटा, स्टेट फंक्शन से हटके हम लोग कुछ दूसरी चीज यहां पे बात करने जा रहे हैं। थोड़ा सा डाइवर्जन है फॉर 3-4 मिनट्स। डाइवर्जन ये है बच्चे कि अगर मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है और मैं उसको बोलूंगा फाई। मेरे पास एक फंक्शन है फाई जो कि x और y का फंक्शन है, ठीक है, x और y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो फाई इज अ फंक्शन विच इज डिपेंडेंट ऑन x एंड y फॉर इट्स वैल्यूज, राइट। सो अगर मुझे चेंज इन फाई पता करना हो डी फाई, सो डी फाई की जो वैल्यू होगी, ये डी फाई की वैल्यू मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये होती है बच्चे डेल फाई बाई डेल एक्स। दिस इज पार्शियल डिफरेंशिएशन बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये, और कीपिंग y कांस्टेंट dx प्लस डेल फाई बाई डेल y एट कांस्टेंट x dy. This is the way we write change in a function phi if it depends on x and y. यदि कोई फंक्शन x और y पे डिपेंड कर रहा है तो फाई में जो चेंज है, जो स्मॉल चेंज है, डिफरेंशियल चेंज है, डी फाई की वैल्यू को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। बेटा ये क्या है, यहाँ पे ये वाला सिंबल क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। आई सपोज कि ये चीज समझ में आ रही है आपको। नहीं समझ में आ रही तो एक एग्जांपल मैं आपको लेके बताता हूं। जिन लोगों को ये चीज नहीं समझ में आती कि डेल फाई बाई डेल एक्स क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे बेटा मान लो बच्चे फाई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सपोज फाई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए, डेल फाई बाई डेल एक्स की वैल्यू बताओ कीपिंग वाई कांस्टेंट, तो इसका मतलब है वाई को कांस्टेंट रखते हुए एक्स को डिफरेंशिएट करो। y को कांस्टेंट रखते हुए x को डिफरेंशिएट करो। यदि मैं x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो बेटा 2x आएगा, और y स्क्वायर ये तो कांस्टेंट स्क्वायर है, y को कांस्टेंट माना है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो डेल फाई बाई डेल एक्स इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आ जाएगा 2x। सिमिलरली बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं डेल फाई बाई डेल वाई एट कांस्टेंट x पता करो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर को आप कांस्टेंट मानना, x स्क्वायर को कांस्टेंट माना, और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2y। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब है दूसरी चीज को कांस्टेंट मानते हुए जिसके रिस्पेक्ट में आपसे पूछा गया उसको डिफरेंशिएट करो। सो ये डी फाई की वैल्यू है, वो इस तरह से पता करते हैं। अब ये तो बच्चे x और y के टर्म्स में, ये किस में है? x और y के टर्म्स में। यदि मैं कुछ केमिस्ट्री के एलिमेंट्स को इसमें इंट्रोड्यूस करूं तो चेंज कैसे पता करते हैं वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूं, नेक्स्ट पेज पे बताता हूं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आगे हम इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज करेंगे। और अगर प्रॉपर थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है ढंग की, मतलब बच्चों वाली लेवल की नहीं है ना, ढंग की थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है और सही पढ़नी है, एक्यूरेट पढ़नी है, तो फिर हमें ये चीज आनी चाहिए बेटा, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज हम इनसे रिलेट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे और एक काम करते हैं कि कुछ केमिस्ट्री के जो एलिमेंट्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं, उनको समझते हैं कि वो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे बच्चे अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, एग्जाम्पल ये है बेटा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का फिक्स्ड अमाउंट है, उसका वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो आप नाराज तो नहीं होंगे, मैं आपसे बोल रहा हूं वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्या ये बात सही है? वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये बात सही है, ठीक है। सो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। नाउ सपोज आई से
कि चलो चेंज इन वॉल्यूम बताओ बेटा, डीवी की वैल्यू बताओ, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पे, जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा उसके बेसिस पे डीवी की वैल्यू बताइए। तो डीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, डीवी की वैल्यू आ जाएगी डेल वी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डीपी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी at constant pressure dt. So this is the way we write change in volume. So this is dv, this is change in volume, ये हमारा dv हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से आप इसको लिखोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पीछे वाला चीज हमने यहां पे अप्लाई की। ठीक है, ये तो मैंने आपसे बोला था 2-3 मिनट का डाइवर्जन होगा। सो हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे थे स्टेट फंक्शन, और मुझे ले जाना था आपको एक ऐसी जगह जहां पे एक ऐसा मैथमेटिकल टूल होगा हमारे पास जिससे हम प्रूव कर पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन स्टेट फंक्शन है। और वो मैथमेटिकल टूल के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब यदि आपको प्रूव करना है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन स्टेट फंक्शन है, सो उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ऑयलर्स थ्योरम को। किसको? ऑयलर्स थ्योरम को। सो यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑयलर्स थ्योरम। ऑयलर्स थ्योरम ये कहता है कि अगर सपोज if phi is a state function, suppose phi is a state function, so if phi xy is a state function, is a state function, is a state function, then it must satisfy this particular equation, del phi by del x at constant y, इसका डिफरेंशिएशन करोगे y के रेस्पेक्ट में, and this should be equal to del phi by del y at constant x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में। सो दिस इज ऑयलर्स रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये थ्योरम हो गया, इसको आप बोलते हो ऑयलर्स थ्योरम। इससे आप वेरीफाई कर सकते हो, ये प्रूव कर सकते हो कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन आपका स्टेट फंक्शन होगा या नहीं। एक बार चेक कर लो, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सही है, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स को कांस्टेंट मानते हुए सही है, परफेक्ट। आप अगर प्रूव कर लेते हो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर है, तो आप ये प्रूव कर दोगे कि दैट फंक्शन इज अ स्टेट फंक्शन। चलिए, ये तो एक्स और वाई के टर्म्स में हो गया। जरा अपने केमिस्ट्री के कुछ एग्जाम्पल्स को यहां पे पुट करते हैं। सपोज, चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले एक जनरल क्वेश्चन देते बेटा, ठीक है। चलो मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है बच्चे, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर is a state function, is a state function। ये प्रूव करना है। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल रहे हैं तो बेटा मैं बार बार यही बोलता हूं कि आप पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ये बहुत जरूरी हो जाता है यदि आपको वास्तव में कुछ सीखना है तो। सो मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, सपोज इस तरह का सिलेंडर है बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस r है और ये हाइट h है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम जो होता है बेटा पाई r स्क्वायर h, इसका जो वॉल्यूम है ये आपको प्रूव करना है कि इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो वॉल्यूम है दैट इज अ स्टेट फंक्शन। प्रूव करिए। मैं प्रूव करने जा रहा हूं नेक्स्ट पेज पे, हम नेक्स्ट पेज पे प्रूव करने जा रहे हैं। सो लेट अस प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ स्टेट फंक्शन। चलिए नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रूव करते हैं। अब अगर वो उस क्वेश्चन में हम देखें तो वहां वॉल्यूम था बेटा पाई r स्क्वायर h। अब पाई तो कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम जो मेरा फंक्शन है वो r और h का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बेटा? r और h का। सो पाई x और y का फंक्शन होता था, याद करो, वॉल्यूम r और h का। सबसे पहले वो ऑयलर्स थ्योरम इसके लिए लिख लो। तो मुझे क्या प्रूव करना है एक्चुअली, पहले मैं वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा r के रेस्पेक्ट में, उस समय h कांस्टेंट रखूंगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे h के रेस्पेक्ट में, और इसकी वैल्यू आनी चाहिए। पहले मैं वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करूंगा हाइट के रेस्पेक्ट में, r कांस्टेंट, और फिर इस चीज का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? r के रेस्पेक्ट में। यदि ये दोनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं, LHS RHS बराबर आ जाते हैं बेटा, तो हमारा वॉल्यूम एक स्टेट फंक्शन होगा। इज इट करेक्ट? सही है ना? अब इसको आप देखो लेफ्ट हैंड साइड, आपको ये वॉल्यूम का, ये देखो वॉल्यूम का ये दिया हुआ इक्वेशन। अब वॉल्यूम को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, h को कांस्टेंट माना,
तो डेल वी बाई डेल आर, अब हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं बेटा एट कांस्टेंट H। इसको डिफरेंशिएट करो r के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा बच्चे 2 पाई आर एच, क्योंकि r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2r, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को आप h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब अब इसको h के रेस्पेक्ट में, तो अगर मुझे इसको h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी, h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो इस पूरे फंक्शन को h के रेस्पेक्ट में, मतलब वैल्यू आएगी 2 पाई r। सो दिस इज माई LHS। लेफ्ट हैंड साइड बेटा 2 पाई r आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 2 पाई r आ गया। चलिए राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करते हैं, ये वाला जो चीज है वो देखते हैं। सबसे पहले इसको h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सो डेल v बाई डेल एच, डेल v बाई डेल एच एट कांस्टेंट r, तो इसको आप h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो यहां तो h है, बाकी चीज कांस्टेंट, तो ये पाई r स्क्वायर आएगा। अब जो भी एक्सप्रेशन आया है उसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये जो भी एक्सप्रेशन आया है उसको r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। सो पाई r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में डेल बाई डेल r, डेल v अपॉन डेल h एट कांस्टेंट r। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे r के रेस्पेक्ट में, तो r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, कितना आ जाएगा बेटा 2 पाई r। अब आप देखो LHS और RHS दोनों एग्जैक्टली क्या है, सेम है। सो दैट प्रूव्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज अ स्टेट फंक्शन। ये प्रूव हो जाता है यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम। मुश्किल नहीं है, बस डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, और थोड़ा से स्टेप्स ज्यादा है, 3-4 स्टेप है। पहले एक को डिफरेंशिएट करो, फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में LHS निकालो, RHS निकालो। पर मैं बता दूं ये मुश्किल नहीं है, ये डिफरेंशिएशन बहुत बेसिक मैथ्स है। डिफरेंशिएशन अगर आपको आगे, आप चाहे जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप JSO की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी ओलंपियाड के, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपको हर हालत में आने ही चाहिए। और जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता दूं बिना कैलकुलस के तो इंजीनियरिंग होती नहीं है। सो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन आपसे है, और ये क्वेश्चन आप लोगे एज अ होमवर्क। होमवर्क बेटा आपसे ये है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, ये मैं नहीं करने वाला हूं, ये आप करोगे। फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, हाँ अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका सॉल्यूशन दे दूंगा यदि प्रॉब्लम हो, लेकिन तभी जब आपने किया हो सिंसियरली और नहीं हो पाया हो तब। सो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम is a function of pressure and temperature, that we know. Volume is a function of pressure and temperature. So you have to prove that in this case volume is a state function. Volume is a state function. Use Euler's theorem. स्टेट फंक्शन है, ये प्रूव करना है यूजिंग ऑयलर्स थ्योरम। तो ये आपके लिए होमवर्क होगा बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चे। आपको ये प्रूव करना है ऑयलर्स थ्योरम को यूज करते हुए कि वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, जो कि प्रेशर टेम्परेचर का फंक्शन होता है, वो एक स्टेट फंक्शन है। मतलब उसमें अगर चेंज पता करना हो तो मुझे पाथ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आप करोगे, ये आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा यदि आपसे हुआ तो, नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। बच्चे डिफरेंशिएट करना है, और आपको मालूम है, मैं बस एक हिंट दूंगा कि वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस इज nRT अपॉन P। nRT, अब n और r दोनों ही कांस्टेंट है क्योंकि अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है। सो n और r दोनों ही कांस्टेंट है, इसको आप nRT/P लिख सकते हो। nr दोनों ही कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है, और आपको ऑयलर्स थ्योरम यूज करना है, ठीक है। ऑयलर्स थ्योरम यूज करना है, मतलब अब आपको, चलो इसके आगे अगर हम बता देंगे तो फिर सब कुछ हो ही जाएगा, तो इसके आगे नहीं बताते हैं, आप करिएगा, प्रॉब्लम होगी तो बोलिएगा, ठीक है। चलो ये तो बेटा स्टेट फंक्शन के बारे में हम लोगों ने बात की। ऐसे वेरिएबल्स या ऐसे फंक्शंस जो इस बात पे डिपेंड नहीं करते थे कि पाथ क्या अडॉप्ट किया गया है चेंज को करने के लिए, सिर्फ इनिशियल और फाइनल, मतलब जो एक्चुअल में आपको चाहिए सिर्फ स्टेट। यदि आपको चेंज पता करना हो तो सिर्फ आप पूछोगे कि स्टेट बता दो, इनिशियल और फाइनल, और मैं चेंज पता कर लूंगा, ठीक है। लेकिन इसके उलट में कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं बच्चे जो पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस, राइट, जिनको आप बोलते हो पाथ फंक्शंस। तो यहां लिखा पाथ फंक्शन, थोड़ा रेड में है, थोड़ा विजिबिलिटी शायद थोड़ा आंखों पे जोर डालना पड़ेगा आपको,
ये पाथ फंक्शन लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन वो फंक्शंस या वो वेरिएबल्स हैं जो कि एक्चुअल में अगर आपको उसमें चेंज या पता करना हो, या आपको उसकी वैल्यू पता करनी हो, उसमें जो चेंज हुआ या वैल्यू पता करनी हो, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे पाथ बताओ, प्रोसेस बताओ। प्रोसेस की जानकारी होना जरूरी है कि किस तरीके से चेंज किया गया है, किस तरीके से चेंज किया गया, ये पता होना जरूरी है, तभी आप पाथ फंक्शन की वैल्यू में आप चेंज पता कर सकोगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम as well as the path or mechanism followed by the system to come to that particular state। स्टेट में क्या चेंज आया और कैसे आया, क्या आया और कैसे आया, ये जो कैसे है पाथ पे डिपेंड कर रहा है, तो ये होना जरूरी है। तो अगर आपको ऐसे फंक्शंस पता हो जो कि पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उनको आप पाथ फंक्शन बोलोगे या पाथ डिपेंडेंट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। So path functions are denoted by small letters. This is just a conventions। और केमिस्ट्री में खासकर थर्मोडायनेमिक्स में बेटा हम दो पाथ फंक्शन पे जोर देते हैं, और वो है हीट और वर्क। क्या है? हीट और वर्क। हीट को हम डिनोट करेंगे Q से और वर्क को W से, दोनों ही स्मॉल में इसलिए क्योंकि हम लोग एक कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं। ये कन्वेंशन केमिस्ट्री के लिए है, क्योंकि अगर आप फिजिक्स से इसे रिलेट करोगे तो कई बार फिजिक्स में Q को कैपिटल Q, जो हीट होती है कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं, पर यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, हम लोग एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं और उसी सिस्टम को स्टिक करेंगे। यहां स्मॉल q इज द हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और W इज द वर्क डन, ठीक है, ये वर्क है। ये दोनों ही पाथ फंक्शंस हैं, मतलब अगर इनकी वैल्यूज आपको पता करनी हो तो आपको पूछना पड़ेगा कि प्रोसेस बताओ, पाथ बताओ, क्योंकि अगर पाथ मालूम नहीं होगा तो आप इनमें जो इनकी जो वैल्यूज है या इनमें जो चेंजेस हो रहे होंगे वो आप पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले जो एक आप बोल सकते हो कि ये जो हीट और वर्क है, हीट और वर्क, सो यहां हीट की बात हो रही है। अगर मैं हीट की बात करूं, सो हीट को आप डिफाइन कैसे करोगे? अब हीट और वर्क कर ही लेते हैं डिटेल में डिस्कस। ये जो पाथ फंक्शंस हैं हीट और वर्क, इनको डिटेल में अब हम लोग डिस्कस करने जाए। सो सबसे पहले अगर मैं हीट की बात करूं, उसको डिनोट कर रहे हैं स्मॉल q से। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट क्या है, तो आप बोलोगे एक हीट मतलब गर्मी। तो अगर हम आपसे पूछें कि गर्मी क्या है तो कैसे डिफाइन करोगे? तो सिंपल है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, एक बड़ा सिंपल सा तरीका है। लेकिन अब फॉर्म ऑफ एनर्जी तो बहुत तरह की हो सकती है। सो ये एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि रिलेटेड है हीट फ्लो से। हीट फ्लो मतलब वो एनर्जी का फ्लो विच अकर्स, या जिसके लिए जिम्मेदार है टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। फिर से सुनो, दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हीट। क्या बोल रहे हैं बेटा? हीट। सो इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी। So it is defined as the energy that flows into or out of a system because of a difference in temperature between system and surrounding। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, इसी कारण हीट फ्लो हो रहा है। या तो सिस्टम से सराउंडिंग की ओर जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम की ओर आएगा। अब यहां बेटा एक कन्वेंशन है जो कि IUPAC कन्वेंशन है, उसको मैं आपको बताना चाहूंगा। सो देयर इज अ कन्वेंशन, इनफैक्ट साइन कन्वेंशन। सो IUPAC साइन कन्वेंशन फॉर हीट, साइन कन्वेंशन। तो IUPAC साइन कन्वेंशन ये कहता है हीट के लिए कि हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम या हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन टू बी पॉजिटिव। उसको क्या लोगे बेटा? पॉजिटिव, मतलब उसको आप पॉजिटिव साइन दोगे। और थर्मोडायनेमिक्स में साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, थर्मोडायनेमिक्स में साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है। साइन मतलब प्लस माइनस। सो एक ऐसी हीट जो सिस्टम को दी जा रही है, मतलब हीट ट्रांसफर हो रहा है लेकिन सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, सो उस क्यू को हम देंगे पॉजिटिव साइन। क्या देंगे बेटा? प्लस साइन देंगे, पॉजिटिव साइन। और अगर सिस्टम से हीट बाहर जा रही हो, सिस्टम से हीट बाहर जा रही हो, तो उसको क्या दोगे आप? नेगेटिव साइन। सो हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम या हीट रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, या सिस्टम से बाहर जाती हुई हीट को हम क्या देंगे?
नेगेटिव साइन देंगे। क्या देंगे बेटा? नेगेटिव साइन देंगे। मतलब सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, सो Q की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर बाहर से हीट अंदर आ रही सिस्टम के अंदर तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होगी। एक चीज को और आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जो Q सिस्टम होगा वो हमेशा माइनस ऑफ Q सराउंडिंग होगा। Q सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ Q सराउंडिंग, और ये बड़ा नेचुरल है, बहुत सीधी सी बात है बेटा। अगर सिस्टम कोई हीट लूज करेगा तो सिस्टम के लिए तो Q नेगेटिव है, लेकिन जो लूज करेगा हीट वो कहां जा रही होगी? सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग को मिल रही होगी, मतलब सराउंडिंग गेन कर रहा होगा, तो उसके लिए पॉजिटिव। सो दोनों में साइन डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन साइन का अंतर है। इस चीज को आगे जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें काफी यूज करेंगे। Q सिस्टम इज माइनस ऑफ Q सराउंडिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे। हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, राइट। और नेक्स्ट डेफिनेशन इज हीट कैपेसिटी। अब हीट में हम लोग अलग अलग तरह की हीट कैपेसिटीज पढ़ेंगे। बहुत तरह की हीट कैपेसिटीज हो सकती हैं। अलग अलग तरह की हीट कैपेसिटी में जो पहली हीट कैपेसिटी उसको सिंपली हीट कैपेसिटी बोलते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? इसको फिजिक्स में कैलोरीमेट्री में भी पढ़ा हम लोगों ने। कैसे डिफाइन करेंगे? कैलोरीमेट्री में हीट कैपेसिटी जो डिफाइन करते थे, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of a substance by what? By 1 degree Celsius. It is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 degree Celsius. कई बुक्स में ये 1 केल्विन भी लिखा हुआ मिलता है। So heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a substance by 1 केल्विन। क्योंकि टेम्परेचर रेज करना है, डिफरेंस इन टेम्परेचर केल्विन और सेल्सियस स्केल दोनों जगह सेम है। सो 1 केल्विन से रेज करो या 1 डिग्री सेल्सियस से, बात एक ही है बेटा। सो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। और अगर फॉर्मूले की बात करें तो आप फॉर्मूला ये लगा सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, C इज इक्वल टू dq अपॉन dt। C is equal to dq upon dt. So C is heat capacity, dq is differential change, जो आप हीट डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ हीट जो दे रहे हो, और dt इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर आपको यहां से हीट एक्सचेंज पता करना हो बेटा तो आप dq को लिखोगे C dt, और अगर q की वैल्यू पता करनी हो तो इंटीग्रेशन T1 से T2 C dt, है ना, इंटीग्रेशन। और अगर C कांस्टेंट है, अगर वो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है तो आप उसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर पुल आउट कर लो और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा T2 माइनस T1, ठीक है। सो दिस इज हीट कैपेसिटी। अच्छा, इसकी यूनिट की अगर बात करें, सो ऊपर है हीट का एनर्जी जूल, और ये केल्विन। तो SI यूनिट की बात करें तो जूल पर केल्विन है, लेकिन कैलोरी पर केल्विन भी यूज कर सकते हैं। सो जूल पर केल्विन और कैलोरी पर केल्विन इज द, आप बोल सकते हो कैलोरी पर केल्विन या जूल पर केल्विन, ये नॉर्मल यूनिट्स है। SI यूनिट तो जूल पर केल्विन ही है बेटा, SI यूनिट तो जूल पर केल्विन है, लेकिन नॉर्मली हम लोग केमिस्ट्री में कैलोरी पर केल्विन भी यूज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हीट कैपेसिटी। देन और भी अलग अलग तरह की हीट कैपेसिटीज होती है, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, सो स्पेसिफिक वर्ड जैसे ही आ गया तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे ही मोलर शब्द आ जाए, स्पेसिफिक आ जाए, तो वो इंटेंसिव हो जाता है। इंटेंसिव का मतलब अब वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं डिपेंड कर रहा है अमाउंट पे? क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिया गया है। जरा ध्यान से देखो, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप 1 ग्राम सब्सटेंस का लेते हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से राइज करना है, रेज करना है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट दोगे उसको आप बोलोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलोगे बेटा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसकी यूनिट क्या होगी? अच्छा चलो फॉर्मूले की बात कर लूं अगर मैं, सो फॉर्मूला हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c से डिनोट कर रहे हैं, तो स्मॉल c इज इक्वल टू 1/m dq अपॉन dt, 1/m dq अपॉन dt। और अगर आपको यहां से dq पता करना हो तो mc dt, m यहां पे मास है, c स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, dt चेंज इन टेम्परेचर। और अगर बच्चे आपको q पता करना हो तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा T1 से T2 m इंटू c इंटू dt। सो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा q के लिए,
अब फिर से वही सारा सर्कस है, अगर आपको सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो बाहर खींच लेना और dt का इंटीग्रेशन कर लेना। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कई बार बच्चे सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखते हैं, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। बच्चे ये फॉर्मूला याद करते हैं और सोचते हैं कि हर क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा बेटा, कोई भी आपको कहीं पे भी फंसा सकता है, क्योंकि नीचे वाला रिजल्ट तब आया है, आप इस चीज को अप्रिशिएट करना, नीचे वाला रिजल्ट तब आया है जब ऊपर आपने C को T1 से T2 में कांस्टेंट मान रखा है, इंटीग्रेशन के बाहर ले रखा है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है बेटा तो फिर तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करके फिर आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा, ठीक है। यूनिट देखो यहां से जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या इनफैक्ट मतलब एनर्जी की यूनिट डिवाइडेड बाय मास की यूनिट डिवाइडेड बाय डिग्री सेल्सियस या केल्विन, ठीक है। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी पे आने से पहले एक क्वेश्चन था मेरे पास, कहां गया वो क्वेश्चन, हाँ ये रहा बेटा, ये रहा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ट्राई करिए इसको, फिर से वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करने के बाद आप ट्राई करेंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम 100 केल्विन टू 200 केल्विन इफ इट्स हीट कैपेसिटी इज। नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस एक्चुअली। द फर्स्ट पार्ट सेज heat capacity is 1.2 calorie per gram per degree Celsius and the second part says heat capacity, specific heat capacity is। अच्छा, ये दिया हुआ है कि हीट कैपेसिटी, ये भी देखो बेटा, अब कई बार यहां पे भी कंफ्यूजन होगा, आप बोल सकते हो ये दिया हुआ है हीट कैपेसिटी और यूनिट देखो जरा ध्यान से, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो बेटा कई बार आपको यूनिट देख के समझना होगा कि हीट कैपेसिटी आपकी सिंपली हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या मोलर हीट कैपेसिटी है, वो यूनिट देख के हमें समझ में आता है। और यहां यूनिट देख के हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि पर ग्राम है तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन है, ठीक है बेटा। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट करें। फर्स्ट पार्ट अगर आप करते हो पहला वाला, सो मुझे मालूम है कि जो dq होगा वो होगा mc dt, और अगर q निकालना है तो इंटीग्रेशन T1 से T2, और T1 और T2 की वैल्यूज ही रख देते हैं। कितनी वैल्यूज है बच्चे? T1 की वैल्यू है 100 से 200 केल्विन, मास है कितना 10 ग्राम, C की वैल्यू कितनी है बच्चे, ये कांस्टेंट है 1.2 और dt, सो 1.2 into 10 is 12 and dt is 200 minus 100, so this is q is 12 into 200 minus 100, so this is बच्चे 1200, और ये वैल्यू आएगी कैलोरीज में। किस में आ जाएगी बेटा? कैलोरीज में। क्यों कैलोरीज में आ जाएगी? क्योंकि यूनिट में ऊपर कैलोरी गिवन है, ठीक है। चलो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि जो अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 1.1 प्लस 2t है। सो अब अगर मुझे सेकेंड पार्ट करना है तो सेकेंड पार्ट में फिर से बेसिक रिजल्ट मेरे पास क्या है, dq इज mc dt, और अगर इसको q पता करना तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा 100 से 200, 100 से 200, m की वैल्यू बच्चे 10, c की वैल्यू 1 प्लस 2t एंड dt, और अब आप उसको बाहर नहीं पुल आउट कर सकते क्योंकि अब वो टेम्परेचर का फंक्शन है, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर इंटीग्रेशन। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं, तो q की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10 को तो बाहर पुल आउट कर लो, और ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो बचेगा इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन 100 टू 200, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट करूं, देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, dt का इंटीग्रेशन t आ जाएगा और 2t का इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर। अपर लिमिट 200 रख दीजिए, लोअर लिमिट 100 रख दीजिए, ये आपका ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। सो जो q की वैल्यू हो जाएगी वो बेटा 10 हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई 200 प्लस 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर माइनस 100 माइनस 100 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, q की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू ये आएगा 200 माइनस 100, सो दिस इज 100, और प्लस 200 का स्क्वायर, सो दिस इज 40000 माइनस 10000, राइट। और ये सॉल्व कर लोगे है ना बेटा, तो q की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू कितना आ रहा है ये 30001, सॉरी 100 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3010
30100 कहाँ गया, हाँ 30100, राइट। सो ये आ गया और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये वैल्यू किस में मिल जाएगी, इसको चेक कर लेना है ना, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है बेटा, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब पर्पस ऑफ द क्वेश्चन क्या था, पर्पस ऑफ द क्वेश्चन आपसे कैलकुलेशन नहीं कराना था, पर्पस ऑफ द क्वेश्चन ये था कि जो बच्चे सिंपली फॉर्मूला याद करके बैठ जाते हैं कि क्यू की वैल्यू mc डेल्टा टी होगी, उनसे पहला पार्ट का आंसर तो बिल्कुल सही आएगा, लेकिन दूसरा पार्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे पार्ट के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं करता। सो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं उनको याद रखने पड़ते हैं, साथ में बेटा ये भी याद रखना पड़ता है कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलिए वापस चलते हैं, अब आ जाते हैं मोलर हीट कैपेसिटी पे। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। नाउ द सब्सटेंस अमाउंट हैज बीन फिक्स्ड टू 1 मोल, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर यदि आपको 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से रेज करना है तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप दोगे दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। एंड मोलर हीट कैपेसिटी फॉर्मूला बेटा Cm, मोलर हीट कैपेसिटी इज 1/n dq अपॉन dt। और इसकी यूनिट बताओ बेटा, यूनिट अगर ये ऐसा यूनिट की बात करूं तो जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन या कैलोरी पर मोल पर केल्विन भी हो सकता है। यहां से जो dq की वैल्यू आएगी, यहां से जो dq की वैल्यू आएगी वो nCm dt आएगी। क्या आ जाएगी बेटा? nCm dt। और फिर से अगर मैं q की बात करूं तो q आपको इंटीग्रेट करके t1 से t2 nCm dt। Cm बेटा यहां पे मोलर हीट कैपेसिटी है, Cm इज मोलर हीट कैपेसिटी। कई बार आपको बच्चे यूनिट से ये डिसाइड करना पड़ता है कि हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है या मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब अगर मैं गैसेस के लिए बात करूं बच्चे, तो गैसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी को मैं 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूं, उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं। नेक्स्ट पेज पे टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, राइट। सो टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, पेन का कलर चलो यही रहने देते हैं। टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, सो टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी 2 टाइप की होती है बच्चों। फर्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं CVM से। कई बुक्स में CV भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, हो सकता है आपने फिजिक्स में CV पढ़ा हो, लेकिन मैं इसको CVM से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। CVM, M फॉर मोलर, CVM का मतलब है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड द सेकंड इज molar heat capacity at constant pressure. So this is molar heat capacity, molar heat capacity at constant pressure, at constant pressure. molar heat capacity at constant pressure को रिप्रेजेंट करेंगे CPM से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? CPM से। तो एक हो गया CVM और दूसरा हो गया CPM। अगर मैं दोनों के डेफिनेशन से फॉर्मूले लिखने चाहूं, सो मैं फॉर्मूला ये लिख सकता हूं, जो CVM की वैल्यू होगी वो होगी बच्चे 1/n dQV divided by dt. Now what is dQV? dQV is heat exchange at constant volume. So this is differential amount of heat exchange, but heat exchange when the process is done at constant volume. So heat exchange at constant volume, at constant volume. So this is called dQV. dQV is heat exchange at constant volume. और अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें सो CPM का फॉर्मूला लिखेंगे 1/n dQP अपॉन dt, dQP अपॉन dt, where dQP is a small amount of heat that is exchange at constant pressure. constant pressure पे heat exchange है, so this is heat exchange at constant pressure, heat exchange at constant pressure, at constant pressure, heat exchange at constant pressure, ठीक है, राइट। सो अगर मुझे dQV पता करना तो nCVM dt, और अगर dQP पता करना तो nCPM dt।
अब ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, यहां पे बिना किसी प्रूफ में अभी गए हुए हम बाद में ये प्रूव करेंगे। एक्चुअली ये नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में हो पाएगा, लेकिन आप ये मानोगे कि थोड़ी देर के लिए मानोगे कि हम सही बोल रहे हैं। डी क्यू वी अपॉन डी टी, डी क्यू वी अपॉन डी टी कैन बी रिटन एज डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी, वेयर यू इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। यहां पे बच्चे यू क्या है? इंटरनल एनर्जी। मैं लिख देता हूं यहां पे यू इज इंटरनल एनर्जी, यू इज इंटरनल एनर्जी। अब अभी लिख लो बस, आगे क्या होता है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल से, तो उसको नहीं समझ में आएगा कि यू क्या है। आगे बेटा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा उनको शायद समझ में आ रहा होगा कि यू इंटरनल एनर्जी में चेंज है। सो डी क्यू वी अपॉन डी टी इज डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये बेटा जो सीवीएम का फॉर्मूला है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीवीएम इज इक्वल टू 1/n डेल यू अपॉन डेल टी at constant volume. So this is also an important formula. आगे यूज करेंगे। एक्चुअल में प्रॉपर में थर्मोडायनेमिक्स बोले तो यही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन के टर्म्स में, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं, फिर से इसको प्रूव आगे करेंगे। ये जो डी क्यू पी अपॉन डी टी है, सो डी क्यू पी अपॉन डी टी है बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, एच इज एंथैल्पी, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर वेयर एच इज एंथैल्पी। ये सब आगे डिस्कशन होगा अगर आपको अभी नहीं क्लियर है तो। अब इसको भी आप लिख सकते हो, सीपीएम के फॉर्मूले को बच्चे आप लिख सकते हो 1/n डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये सारे फॉर्मूले बेटा आगे मैं आपको वेरीफाई या प्रूव करके बताऊंगा, लेकिन अभी चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि सारे रिजल्ट्स एक साथ लिख लो तो वो ज्यादा बेहतर है ना, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे तो बेहतर होगा। कोई चीज पढ़ें फिर बाद में आगे जाके लिखें, उससे बढ़िया है आगे जो चीज आने वाली है उसके रिजल्ट्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि ये साथ में रहें, इसको प्रूव आगे कर लेंगे। ठीक है, ये प्रूव करेंगे बेटा, है ना। बहुत इजी सिंपल प्रूफ होते हैं, आप खुद ही प्रूव कर लोगे। मैं क्या प्रूव करूंगा, मैं आपसे बोलूंगा आप खुद ही प्रूव कर लोगे। ठीक है, सो ये रिलेशंस बच्चे इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे यूज होगा ये, है ना। सो दिस इज सीवीएम एंड सीपीएम द वे दे आर डिफाइंड। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे करनी है, वो नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इन दोनों के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है बेटा, अगले पेज पे चलते हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सो यहां पे कुछ जरूरी बातें लिखेंगे सीवीएम और सीपीएम के बारे में। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सीवीएम एंड सीपीएम। सीवीएम और सीपीएम के बारे में कुछ जरूरी बातें करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये आप लिख लेना अगर आपको ये नहीं मालूम हो तो। सो पहली जरूरी बात ये है कि जो ये फंक्शंस है, मतलब ये जो एक्चुअल में क्वांटिटीज है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब ये टेम्परेचर के फंक्शंस होते हैं। लेकिन अक्सर अगर अब जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स सुन रखी या पढ़ रखी थोड़ी बहुत भी, तो अगर आप याद करो बेटा, मोनो एटमिक गैस का सीवीएम हम लोग 3R/2 मान लेते हैं, सीपीएम 5R/2, वहां पे टेम्परेचर आता ही नहीं है कि नहीं। सीवीएम हम कितना मानते हैं 3R/2 और सीपीएम 5R/2 मोनो एटमिक गैस का। डाई एटमिक के लिए 5R/2 7R/2, तो ये चीजें हम लोग मानते हैं, वहां टेम्परेचर नहीं आता, मतलब वहां हम कॉन्स्टेंट मानते हैं, वहां हम कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान रहे उसके लिए मानते हैं। अगर मैं एक्चुअल में बात करूं, सो दीज हीट कैपेसिटीज आर फंक्शंस ऑफ टेम्परेचर। These heat capacities are functions of temperature, that is they depend on temperature. So CVM and CPM are functions of temperature, that is they depend on temperature. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, और इनका डिपेंडेंसी मतलब कुछ इस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे बेटा सीवीएम, मैं सिर्फ एक जनरल बात लिख रहा हूं, जैसे A+BT, कुछ इस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं बेटा, CT², सो ऑन। मैं आपसे बस ये बोलना चाहता हूं कि ये जो सीवीएम और सीपीएम हैं, ये टेम्परेचर के फंक्शंस हो सकते हैं, कुछ इस तरह के फंक्शंस हो सकते हैं बेटा। ये सीपीएम सीवीएम कुछ भी इस तरह का फंक्शन हो सकता है, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हाउएवर इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी एज्यूम देम टू बी कांस्टेंट। अब एक डाउट आता है बच्चों के दिमाग में कि सर ने तो बोल दिया टेम्परेचर का फंक्शन है और वहां कांस्टेंट लेते हैं, तो कब टेम्परेचर का फंक्शन लेंगे, कब कांस्टेंट लेंगे। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए, वहां सीवीएम और सीपीएम यूज करना है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है,
कोई जिक्र नहीं है, तो आप सीवीएम और सीपीएम को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानोगे, मतलब आप ये मान लोगे कि उनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है। लेकिन मान लो कल को आपके ओलंपियाड के पेपर में या जेई के पेपर में ये स्टेटमेंट आता है, आइडेंटिफाई करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, और लिख के आता है सीवीएम एंड सीपीएम आर कांस्टेंट्स, दे डू नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दे डिपेंड ऑन टेम्परेचर। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी थी। दूसरी बेटा, जो दूसरी चीज आपको बतानी है, जो दूसरी चीज आपसे शेयर करनी है, वो ये कि गैसेस के लिए तो सीवीएम और सीपीएम की अलग अलग बात करना सही है, मतलब गैसेस के लिए जो कि कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, उनके लिए तो सीवीएम और सीपीएम की वैल्यूज अलग अलग होती हैं और उनके लिए ये सिग्निफिकेंस रखती हैं। लिख देते हैं, फॉर गैसेस CVM and CPM have different values, that is आप बोल सकते हो have practical significance। तो गैसेस के लिए जब तक हमारा सिस्टम गैस है, तब तक तो सीवीएम और सीपीएम की बात बिल्कुल हमारे लिए मीनिंगफुल है, दैट इज हैव प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। हाउएवर फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जिनको हम मानते हैं इनकॉम्प्रेसिबल, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जिनको हम मान रहे हैं इनकॉम्प्रेसिबल, ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल, ठीक है, ऑलमोस्ट इनकॉम्प्रेसिबल। सो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स द वैल्यू ऑफ CVM and CPM is practically same। That means अगर मैं सॉलिड और लिक्विड के लिए बात करता हूं जो कि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, तो सॉलिड और लिक्विड के लिए सीवीएम की जो वैल्यू है वो लगभग सीपीएम के बराबर होगी और ये लगभग मोलर हीट कैपेसिटीज के बराबर होती है। मतलब सॉलिड और लिक्विड के लिए ये अलग अलग बात करना सही नहीं है। सॉलिड और लिक्विड के लिए सीवीएम और सीपीएम के लिए अलग अलग ये दो टर्म्स होंगे ही नहीं, मीनिंगलेस है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, उन दोनों का सीवीएम और सीपीएम प्रैक्टिकली सेम होगा। और एक्चुअली सॉलिड और लिक्विड के लिए हम लोग जो बात करते हैं वो मोलर हीट, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी ही बात करते हैं, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते। लेकिन गैसेस के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि गैसेस कंप्रेसिबल है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ वैल्यू होगी, कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ वैल्यू दूसरी होती है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेक्ट इनकरेक्ट में पूछे जा सकते हैं, वैसे भी अपने कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ और बातें करेंगे। अब आगे जो मैं बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए, आगे जो मैं बात बोलने जा रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए, ठीक है। सो ये जो भी लिखेंगे वो आइडियल गैसेस के लिए। सो फॉर आइडियल गैसेस विदाउट गोइंग इनटू द प्रूफ मैं आपको बाद में कराऊंगा, जब फर्स्ट लॉ आपसे शेयर, मतलब फर्स्ट लॉ हम आपको शेयर कर चुके होंगे, आपको पढ़ा चुके होंगे, तब आपसे ये खुद ही पूछेंगे कि ये प्रूफ करो। और आइडियल गैसेस के लिए अगर मैं बात करूं तो बेटा सीपीएम माइनस सीवीएम की वैल्यू होती है R, सीपीएम माइनस सीवीएम की वैल्यू R होती है, ये गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, सीपीएम माइनस सीवीएम की वैल्यू। ये रिजल्ट हमें सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए याद रखना है, ध्यान रखना बेटा। ये प्रूफ भी हम लोग कर लेंगे, उस प्रूफ में एक्चुअल में एक जगह पे हम लोग आइडियलिटी की कंडीशन इंपोज करते हैं, तो इस कारण से ये चीज सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए अप्लाई करता है। दूसरी बात, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं सीवीएम और सीपीएम में कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर होगी, तो कुछ बच्चे इतने नादान होते हैं कि इतना बताने के बाद भी नहीं बता पाते हैं कि कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर होगी। आप उस कैटेगरी में नहीं हो, सीपीएम इज ग्रेटर देन सीवीएम। तीसरी बात, एक रेशियो डिफाइन करते हैं जिसको पॉइसन्स रेशियो बोलते हैं या एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं, उसको डिनोट गामा से करते हैं, और गामा इज द रेशियो ऑफ सीपीएम अपॉन सीवीएम। सो गामा इज द रेशियो ऑफ सीपीएम एंड सीवीएम। और इस रिलेशन से, इन दोनों रिलेशन को यूज करते हुए आप लिख सकते हो बच्चे, सीवीएम इज R अपॉन गामा -1 एंड सीपीएम
इज गामा आर अपॉन गामा -1। सो ये आप बोल सकते हो गामा के टर्म्स में फॉर्मूला हो गया सीवीएम का और सीपीएम का। ये सीवीएम और सीपीएम के जो भी रिजल्ट्स मैंने इस पेज पे लिखे हैं वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होल्ड करते हैं, आइडियल गैसेस के लिए। बेटा ये चीज बहुत जरूरी है, मैंने फिर से बोला, अभी फिर से बोल रहा हूं बेटा कि थर्मो में हमारे पास रिजल्ट्स होंगे, उन रिजल्ट्स को तो ध्यान में रखना ही पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये भी याद रखना पड़ता है साथ साथ में कि ये रिजल्ट्स कब अप्लाई करने हैं और कब नहीं अप्लाई करने, बहुत बेसिक है। और अच्छे कॉम्पिटिशन्स एक्चुअल में इसी चीज पे स्ट्राइक करते हैं कि कोई पर्टिकुलर रिजल्ट को आप कहां अप्लाई करोगे, कहां पे नहीं करोगे। अच्छे कॉम्पिटिशन्स में यही चेक किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर रिजल्ट को आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, मतलब आप कोई गलत चीज को नहीं अप्लाई कर रहे हो। अगर कोई गलत चीज अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब है कि आपको सुपरफिशियली सब कुछ पता है, सुपरफिशियली सबको पता है, डेप्थ नहीं पता, क्योंकि जिसको डेप्थ नहीं पता होगी वो फिर ये फॉर्मूला कहीं पे भी अप्लाई करेंगे। जिसको डेप्थ पता होगी कि ये सब चीजें कैसे आई हैं, इसको हम लोग प्रूव करेंगे बेटा आगे, है ना, ये सब चीजें कैसे आई हैं, जब कैसे आई हैं ये पता रहेगा तो आपको ये भी मालूम रहेगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज आई है वो कब अप्लाई नहीं करनी है, किस केस में अप्लाई करनी है। सो इन डेप्थ इसकी जानकारी होना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट आइडियल गैसेस। इनके लिए सीवीएम और सीपीएम की बात हमने की। बच्चे आज की क्लास में ये जो हमने डिस्कशन किया ये था हीट कैपेसिटीज का। हमने क्या क्या डिस्कस किया आज, हमने बताया आपको स्टेट फंक्शन कैसे प्रूव करोगे, ऑयलर्स थ्योरम बताया, पाथ फंक्शंस बताए, अलग अलग हीट कैपेसिटीज यहां पे डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा पाथ फंक्शन डिस्कस करेंगे और जो हमारा दूसरा पाथ फंक्शन होगा वो होगा वर्क। ठीक है, सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रूफ के लिए दिया था वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच।